50 तक हो गया कंप्लीट। अपन पढ़ेंगे धारा 51। देखो धारा 51 की हेडलाइन में क्या बताया, दुष्प्रेरक का दायित्व यानी उसकी क्या लायबिलिटी होगी जब उसने एक कार्य का दुष्प्रेरण किया है और उससे भिन्न कार्य किया गया। ठीक है, दुष्प्रेरक ने बोला था कि आपसे फलाना फलाना ऑफेंस करना है, लेकिन आपसे आपने क्या कर दिया, कोई भिन्न अपराध घटित कर दिया। अंदर पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जब किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, ठीक है, ये भिन्न कार्य कौन कर रहा है, दुष्प्रेरित व्यक्ति। और दुष्प्रेरक ने क्या किया है, एक कार्य करने का दुष्प्रेरण किया था, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल से समझ लो कि मैंने क्या किया था, सामने वाले को हत्या करने के लिए दुष्प्रेरित किया था। ठीक है, और उसने क्या किया कि हत्या की जगह और कोई अपराध घटित कर दिया। तो मैंने तो हत्या करने का दुष्प्रेरण किया था, भले ही दुष्प्रेरित व्यक्ति ने कोई भिन्न अपराध कारित किया है, तो अभी आपका दायित्व तो वही माना जाएगा कि आपने हत्या के लिए दुष्प्रेरित किया था। ये बचाव नहीं लोगे कि मैंने तो हत्या के लिए दुष्प्रेरित किया था लेकिन सामने वाले ने क्या कर दी, घोरपति कारित की अकेली, तो मैं तो हत्या का दुष्प्रेरण करने के लिए लायबल माना जाएगा। हो गया यहाँ तक क्लियर? नहीं आया समझ में? कल की क्लास मिस की थी इसलिए नहीं आया। आप ये समझ लो कि मैंने किसी इंटेंशन और ज्ञान के साथ किसी को क्या ये बोला कि एक काम करो कि सामने वाले का घोरपति कारित करा। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, घोरपति कारित ना करके कोई अन्य अपराध घटित कर दिया कि उसने क्या कर दिया, सिंपल मारपीट कर दी। लेकिन आपने सामने वाले से क्या बोला था, घोरपति कारित करने के लिए यानी किसी की टांग तोड़ने के लिए बोला हो जैसे कि, तो आपको किस दायित्व के अधीन माना जाए, तो आपको घोरपति के दायित्व के अधीन ही माना जाएगा कि आपने घोरपति कारित करने के लिए सामने वाले को क्या किया है, दुष्प्रेरित किया। हो गया क्लियर? परंतु यह तब की किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव परिणाम था। ठीक है, अधिसंभाव परिणाम के लिए ऐसा हो गया कि मैंने किसी से स्वेच्छापति कारित करने के लिए बोला, अब स्वेच्छापति करने में उसकी सामने वाले की मारपीट की, उसी में उसको क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया, और उस उकसाहट के असर के अधीन और उसी सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण घटित होता। तो दुष्प्रेरण घटित करने के लिए जो जो चीज होती है आवश्यक, उकसाहट, षड्यंत्र, सहायता, वो सारी फिलअप होनी चाहिए। ठीक है, इलस्ट्रेशन पढ़ लो फिर एक बार फिर से मैं क्लियर करूंगा। एक बालक को या के भोजन में जहर डालने के लिए का उकसाता है। ठीक है, का किसको उकसा रहा है, एक बालक को। ठीक है, काय के लिए उकसा रहा है, या नाम के व्यक्ति के भोजन में जहर डालने के लिए, और उस उद्देश्य से उसे विष परिदत्त करता है यानी उसको जहर दे देता है। किसको दे रहा है, बालक को। वह बालक उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप भूल से, गलती से मां के भोजन में जो या के भोजन के पास ही रखा हुआ है, अब खाना क्या रखा है, टेबल पर दो लोगों के लिए रखा हुआ है, आपने पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए बोला है कि इसके खाने में जहर मिलाना है। ठीक है, विष डाल देता है, या यदि वह बालक का के उकसाने के असर के दिन उस कार्य को कर रहा था और किया गया कार्य उन परिस्थितियों में दुष्प्रेरण के अधिसंभाव परिणाम है, तो का उसी प्रकार उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उस बालक को मां के भोजन में विष डालने के लिए उकसाया। अब अपन अब सरल शब्दों में अपने एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक है, मैंने पवन को बोला, ठीक है, मैंने पवन को बोला कि अपन को क्या करना है कि मोनू को जहर दे के मारना है। तो पवन ने बोला कि कैसे आसान मौका बनाया जाए। तो मैंने पवन से बोला कि पवन एक काम करना, मोनू जब खाना खाए तुम उसके यहाँ खाना बनाने जाते हो और उसके खाने में जहर डाल देना। अब पवन को नहीं मालूम था कि मोनू के साथ कोई अन्य व्यक्ति भी साथ में रहता है। अब पवन ने क्या किया, खाने में जहर मिला के मोनू खाना खाने के लिए आने वाला था उसी समय टेबल पर खाना रख दिया। अब किसी अकस्मात कंडीशन घटित हो गई, ठीक है, कि मोनू ने खाना नहीं खाया लेकिन मोनू का जो रूममेट था उसने वो खाना खा लिया और वो जहर से मर गया। ठीक है, तब अब तुम्हें ये बचाव नहीं मिलेगा
कि तुमने पर्टिकुलर व्यक्ति के खाने में जहर मिलाने का ऑफेंस घटित किया है, क्योंकि आपने अपनी तरफ से सारे कार्य घटित कर लिए। वो तो अकस्मात मोनू को कोई काम आ गया था, इसलिए मोनू खाना नहीं खा पाया, मोनू के रूममेट ने खाना खा लिया, तो आपको उसी दायित्व के अधीन माना जाएगा। हो गया क्लियर? अब आगे समझ में? अकस्मात यानी कोई अचानक कंडीशन घटित हो गई। और एग्जाम्पल पढ़ लो। खा को या का ग्रह जलाने के लिए का उकसाता है, ठीक है। का कौन को उकसा रहा है? खा को। किसका घर जलाने के लिए बोल रहा है? या का। खा उस ग्रह को आग लगा देता है उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप, और उसी समय वहां संपत्ति की चोरी करता है। अब देख लो, आग लगाना एक अलग अपराध है, संपत्ति चोरी करना एक अलग अपराध है, और आग लगाने का अधिसंभाव परिणाम चोरी नहीं हो सकता। हो गया क्लियर? खा को या का घर जलाने के लिए का उकसाता है। का ना का किसको का उकसा रहा है? किसको? खा को। काय के लिए उकसा रहा है? या का मकान जलाने के लिए। खा उस ग्रह को आग लगा देता है उसी उकसाहट के परिणाम स्वरूप। किसके घर में आग लगा रहा है? या के। और उसी समय वहां क्या कर लेता है? संपत्ति की चोरी करता है। अब उसने नहीं बोला था चोरी करने के लिए, उसने तो केवल आग लगाने वाली बात कही थी। का यद्यपि ग्रह को जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है, किंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि चोरी एक अलग कार्य है और उस ग्रह जलाने का अधिसंभव परिणाम नहीं हो सकती। हो गया क्लियर? मैंने पवन को बोला कि पवन एक काम करो, तुम मोनू के मकान में आग लगानी है, ठीक है। अब पवन ने दिमाग लगाया, आग तो लगा ही रहा हूं, इसमें मेरा क्या फायदा। तो पवन ने दिमाग लगाया कि आग तो लगा ही रहे हैं, अच्छा मौका है। इसी समय पवन ने सोचा कि चोरी और कर लाऊं, क्योंकि आग लगा देगा तो घर के सब व्यक्ति बाहर भाग जाएंगे। अब पवन ने दिमाग लगाया तो मोनू के घर में पवन धीरे से जाता है, उसकी अलमारी में से सोने के कुछ सिक्के उठा लाया, ठीक है। अब मुझे किस अपराध के लिए दायित्वहीन माना जाएगा? तो मैंने तो केवल घर में आग लगाने का दुष्प्रण किया था, चोरी करने का नहीं किया था, तो चोरी के लिए मेरा दायित्व नहीं माना जाएगा, क्योंकि चोरी एक अलग कार्य है, आग लगाना अलग कार्य है, ठीक है। आग लगाने का अधिसंभव परिणाम चोरी नहीं हो सकता। अब अधिसंभव परिणाम अपन ने कल समझ लिया था, स्वेच्छापति कार्य करने में घोरोपति हो सकती है, ठीक है। हो गया क्लियर? चोरी लूट में बदल सकता है, लूट डकैती में बदल सकती है। आगे यहां तक क्लियर? खा और गा को बसे हुए गृह में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से भेदन के लिए, भेदन का मतलब समझ लो तुम, गृह भेदन है, का उकसाता है। अब दो लोगों को उकसा रहा है का, खा को और गा को। काय के लिए उकसा रहा है? अर्धरात्रि में लूट करने के लिए, और इसके लिए क्या करना है? किसी मकान में गृह भेदन करना है, ताला तोड़ के या ऊपर से कहीं से जाके उस मकान में प्रवेश करना है, दीवार तोड़ के प्रवेश करना है, और उनको इस प्रयोजन के लिए आयुध दे देता है। किन किन को आयुध दे रहा है? खा को और गा को। काय के लिए दे रहा है? लूट करने के लिए। और लूट करने के लिए कैसे घुसेंगे वो दोनों? गृह भेदन करके। खा और गा वह गृह भेदन करते हैं, और यह द्वारा जो निवासियों में से एक है प्रतिरोध किए जाने पर। अब जिसके घर में खा और गा घुसे थे, उनमें से कोई यह नाम का व्यक्ति है जिसने इनको क्या किया है? लूट करने से या गृह भेदन करने से रोका होगा। अब ये प्रतिरोध किए जाने पर क्या कर देते हैं? उसकी हत्या कर देते हैं, ठीक है। या यदि वह हत्या उस दुष्प्रेरण का अधिसंभव परिणाम थी, तो का हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडित हो सकता, ठीक है। तो गृह भेदन का अधिसंभव परिणाम की हत्या हो सकती है क्या? सामान्यता तो नहीं हो सकती, लेकिन यहां कैसे हो रही है कोई बता सकता है तुम में से? प्रतिरोध कर रहा है, आपका ऐसा कहना। और भी बड़ी चीज एक ध्यान से पढ़ो से, आयुध। उसने क्या कर दिए? आयुध दे दिए, वेपन्स दे दिए ऐसे, ठीक है। तो उनने क्या कही? मैंने बोला किससे? पवन से और मोनू से। क्या बोला है? कि मोहर सिंह भैया के घर में तुमको लूट करनी है,
और ध्यान रखना, मोहर सिंह भैया रात में तो ताला लगा के गेट में सोते हैं, ठीक है। तो तुमने बोला कि कोई बात नहीं है सर, अपन तो ऊपर से छत पे से कूद के घुस जाएंगे या ताला तोड़ के घुस जाएंगे। तो मैंने बोला देखो ताला तोड़ टाड़ी करोगे इतने में आएगी आवाज, और ऐसा ना हो मोहर सिंह भैया पे भी एक बंदूक रखी है वो तुम में ना मार दें तो कहीं सर फिर क्या इलाज है। तो मैंने बोला कि एक काम करो, मैं तुम्हें बंदूक और दिए देता हूं, अगर मोहर सिंह भैया दिक्कत करें लूट करने में तुम्हें, तो मोहर सिंह भैया में एक चटका देना बढ़िया सी, ठीक है। हो गया क्लियर, ये कंडीशन। तो मुझे काय के लिए, हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडित किया जा सकता है, क्योंकि वो उसका अधिसंभाव परिणाम अब बन जाएगी, फिर नहीं बनती। फिर कैसे करोगे, ठीक है। मैंने ये बोला नहीं है, गला दबा देना, ठीक है। यहाँ आयोत दे दी है, और ऑफेंस कैसा हो रहा है, लूट। लूट में क्या हो सकती है, हिंसा घटित हो सकती है। हो गया क्लियर, बारीक चीजें हैं कॉन्सेप्ट क्लियर करने की। धारा 52 फिर नहीं, मैंने इतनी नहीं बोली, मैंने तो केवल लूट करने के लिए बोली थी, सिंपल से घुस जाना। लेकिन लूट करने के लिए गए तो कुछ ना कुछ तो लेके जाएंगे। इसमें आयुध शब्द लिखा है, ठीक है। इससे ज्यादा अपन कल्पना कर नहीं रहे अभी। आपकी बात सही हो सकती है, लेकिन मैं इसलिए कल्पना ना तो खुद कर रहा हूं, तुमको नहीं करने दे रहा, क्योंकि कॉन्सेप्ट फिर बिगड़ जाएगा, ठीक है। इसलिए कॉन्सेप्ट से बाहर नहीं निकल रहे अपन। हो गया क्लियर, यही दिक्कतें हो जाती हैं पर एग्जाम में जाके, क्योंकि कॉन्सेप्ट एक बार हिल गया तो फिर सारी चीजें गड़बड़ होने लगती हैं। स्पष्टता कोई चीज आएगी तो ही कल्पना करना, ठीक है। स्पष्ट चीज आ रही है निकल के कि उनने बोला कि एक काम करो लोहांगी लाठी लेके चले जाओ, ऐसा कुछ आना चाहिए। तो उस वेपन से या उस हथियार से हत्या हो सकती है कि नहीं हो सकती, ये भी देखेंगे आगे समझ में। धारा 52, दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय माना जाएगा। और आकलित का मतलब कोई बता सकता है तुम में से? हाँ तो इसी को तो पूछ रहा हूँ, आकलन करते हैं होता क्या है ये। अनुमानित दंड हो गया, संभावित दंड हो गया, ठीक है। धारा 52, दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है, यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक धारा 51 के अनुसार दायित्व के अधीन है। तो धारा 51 वाली कंडीशन अपन ने पढ़ी थी ना, जिसमें वो दायित्व के अधीन माना जाता है। दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है। अब दुष्प्रेरक ने जितना कार्य करने के लिए बोला था उससे ज्यादा क्या कर रहे हो आप, एक्सेस कर रहे हो, एक्स्ट्रा काम कर रहा है। कौन कर रहा है, दुष्प्रेरित व्यक्ति। और वह कोई सुभिन्न अपराध घटित करता है, कोई नया अपराध बन जाता है उससे, तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से प्रत्येक के लिए दंडनीय माना जाएगा। हो गया क्लियर। अब इसका अपन इलस्ट्रेशन पढ़ लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। खा को एक लोक सेवक द्वारा किए गए करस्तम, करस्तम का मतलब समझते हो, कुर्की हो गई, जप्ती हो गई, ठीक है। खा को एक लोक सेवक द्वारा किए गए करस्तम का बल पूर्वक प्रतिरोध करने के लिए का उकसाता है, ठीक है। तो लोक सेवक काय के लिए आ रहा है, करस्तम करने के लिए, यानी कुर्की करने के लिए। का ने बोला खा से कि ये कुर्की आए तो कुर्की को अपन को रोकना है, चाहे बल का प्रयोग करना पड़े। खा परिणाम स्वरूप उस करस्तम का क्या करता है, प्रतिरोध करता है। आपके बहकावे के बाद प्रतिरोध करने में खा करस्तम का निष्पादन करने वाले अधिकारी को स्वेच्छा घोरपति कारित करता है। उसने क्या बोला था, प्रतिरोध करने के लिए, ठीक है। अब प्रतिरोध कैसे करना है ये नहीं बताया, किसको, दुष्प्रेरित व्यक्ति को। तो उसने क्या किया है, प्रतिरोध करने में उस लोक सेवक को क्या कर दिया है, घोरपति कारित कर दी। खाने करस्तम का प्रतिरोध करने, तो करस्तम का यानी कुर्की का प्रतिरोध करना एक अपराध हो गया, और स्वेच्छा घोरपति कारित करने के, इस प्रकार टोटल कितने अपराध कर दिए, 2 अपराध कर दिए। इसलिए खा दोनों अपराधों के लिए दंडनीय माना जाएगा।
और यदि का यह संभव जानता था कि उस करस्तम का प्रतिरोध करने में खा सामने वाले लोक सेवक को स्वेच्छा घोरपति कारित करेगा तो का भी उनमें से प्रत्येक अपराध के लिए दंडनीय होगा। लेकिन कब होगा? जब वह संभाव्य जानता था, नॉलेज होनी चाहिए, ऐसे नहीं। ठीक है, कि अगर प्रतिरोध करने में हो सकता है ये उसको घोरपति कारित कर दे। हो गया क्लियर? तो वर्डिंग यहीं से चालू हो रही है कि प्रतिरोध करने के लिए उसको बोला गया। किसको बोला गया है? खा को। बोला किसने है? का ने। और किसका प्रतिरोध करना है? लोक सेवक का। काय के लिए करना है? करस्तंभ रोकने के लिए। हो गया? आगे समझ में नहीं आया? देखो कि तुम्हारे यहाँ कुछ लोक सेवक यार, कोई भी मान लो कि लोक अधिकारी है जो कुर्की के वारंट का निष्पादन कराने के लिए आते हैं ना, कुर्की का निष्पादन कराने के लिए आते हैं, कुछ चीजों को जब्त करने के लिए आए आपके यहाँ। अब मैंने बोल दिया पवन से कि भैया मोनू नाम के एक लोक सेवक हैं, पवन भैया फलानी फलानी तारीख को ये तुम्हारे यहाँ कुर्की करने आएंगे, और तुम देख लेना मोनू आदमी बेकार है, वो कुर्की करे बिना नहीं मानता, और अगर मोनू कुर्की करे तो तुम इसको प्रतिरोध करना। प्रतिरोध करोगे तो हो सकता है मोनू वहां से चला जाएगा। अब मैंने इससे कह दिया किसी भी कीमत पे कुर्की नहीं होनी चाहिए, चाहे प्रतिरोध किसी भी प्रकार का करना पड़े। स्पष्ट कह दिए मैंने इससे, क्योंकि मैं संभाव्य जानता था। अब पवन ने बोला कि सर ने तो बोल दिया कि कुर्की नहीं होनी चाहिए किसी भी कंडीशन में, तो पवन ने क्या किया, एक सब्बल लेके, लोहे का रॉड लेके मोनू की टांगों में 2-3 मार दिए, मोनू की टूट गई टांग। अब हो गया क्लियर? कुर्की ये है कि कुर्की की कार्रवाई होती है, जब्ती की कार्रवाई जो होती है। अरे आपने किसी गलत तरीके से कोई प्रॉपर्टी अर्जित की है, उसकी हो गई शिकायत और आप समाधान कारण नहीं दे पा रहे कि ये संपत्ति आपने कहां से अर्जित की है, तो न्यायालय ने कर दिया कुर्की का आदेश, क्योंकि आपकी संपत्ति कैसी है? अवैध है। अब आगे समझ में? ठीक है, अभी भी दिक्कत है? नहीं नहीं, और पूछो अगर दिक्कत है तो। आपको दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है बताओ? कुर्की बता तो दी मैंने, कुर्की को तुम तो जब्ती समझ लो। ठीक है, जब्ती समझ लो, इतना है ना? हाँ ठीक है, वही हो गया। आगे समझ में यहाँ तक? धारा 53 वैसे इंपोर्टेंट नहीं है ये सब सेक्शन, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम के लिए काम नहीं आएगी, लेकिन फिर भी पूछ लो। अभी भी डाउट होता है, पूछो पूछो, आप पूछो, दोबारा पूछो, डाउट है तो पूछो। आगे नहीं बढ़ेंगे अपन जब तक किसी को भी डाउट है, सिंगल को भी। करस्तम की जगह कुर्की लिखते या नहीं लिखते, तो करस्तम क्या हो सकता है कि लीगल वर्ड हो। ठीक है, देखो एक ही शब्द के कई सारे पर्यायवाची होते हैं, कई सारे समानार्थी होते हैं। ठीक है, तो लीगल शब्द जो होता है ना, तो उसकी लीगल की डिक्शनरी होती है। जैसे हिंदी की अपन ने पढ़ी है ना, हिंदी की व्याकरण पढ़ते हैं तो हिंदी के शब्द पढ़ते हैं, उनके क्या क्या समानार्थी होते हैं, ऐसे ही अंग्रेजी के होते हैं कि नहीं होते समानार्थी। कई सारे अर्थ निकलते हैं एक ही शब्द के, लेकिन वाक्य के हिसाब से उसको प्रयोग किया जाता है, तब पर्टिकुलर इतने अर्थों में से परफेक्ट छांटा जाता है कि ये हमारे सेंटेंस में कौन पर्टिकुलर ढंग से यूज हो रहा। हो गया क्लियर? ठीक है, आ गया समझ में? धारा 53 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व, जो दुष्प्रेरक द्वारा आश्रित से भिन्न है। अब दुष्प्रेरक ने किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के लिए सामने वाले व्यक्ति को क्या किया था? दुष्प्रेरित किया था। लेकिन हुआ क्या? दुष्प्रेरक ने जिस इंटेंशन से, जिस इफेक्ट को लाने के लिए सामने वाली को व्यक्ति को क्या किया था? दुष्प्रेरित किया था,
लेकिन अब प्रभाव कुछ नया निकल के आ गया, उस कंडीशन की बात करती है 53। ठीक है, आप प्रभाव का मतलब समझ लो किसी परिणाम की बात कर रहे हैं। ठीक है, आपका इंटेंशन था कि मैं सामने वाले को दुष्प्रेरित करूंगा तो ये वाला परिणाम निकल के आएगा, लेकिन मेरे इंटेंशन से दूसरा ही परिणाम निकल के आ गया, उसकी बात करती है धारा 53। हो गया क्लियर? जबकि कार्य का दुष्प्रेरण दुष्प्रेरक द्वारा किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के आशय से किया जाता, और दुष्प्रेरक का क्या इंटेंशन है? किसी विशिष्ट प्रभाव को लाना। और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक दायित्व के अधीन है, वह कार्य दुष्प्रेरक के द्वारा आश्रित प्रभाव से भिन्न प्रभाव कारित कर देता, एक नया इफेक्ट निकल के आ जाता, नया परिणाम निकल के आ जाता। तब दुष्प्रेरक कार्यरत प्रभाव के लिए जो निकल के आया, उसी प्रकार उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है, मानो उसने उस कार्य का दुष्प्रेरण उसी प्रभाव को कारित करने के इंटेंशन से किया था। अब दुष्प्रेरक का इंटेंशन था कि पर्टिकुलर इफेक्ट आना चाहिए, और आ गया कोई दूसरा इफेक्ट, तो यह माना जाएगा कि दुष्प्रेरक जो नया इफेक्ट निकल के आया, नया परिणाम निकल के आया, दुष्प्रेरक का इंटेंशन भी वही इफेक्ट लाना था। मानो उसने उस कार्य का दुष्प्रेरण उसी प्रभाव को कारित करने के इंटेंशन से किया हो, परंतु यह तब जबकि वह यह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से यह प्रभाव कारित होना संभव है, उसकी संभावना होनी चाहिए कि यह इफेक्ट भी निकल के आ सकता है। ठीक है, मैंने क्या हुआ, पवन से बोला कि पवन एक काम करना, आप मोनू के घर में जाके चोरी करनी है। ठीक है, तो मैंने केवल क्या किया है, चोरी के लिए बोला। कब करनी है? जब मोनू घर पे ना हो। ठीक है, अब हुआ क्या, पवन जैसी चोरी करने के लिए गया। ठीक है, उतने में मोनू की जगह उसके घर पे उसके पिताजी मौजूद थे, और मैंने साथ साथ ये बोल दिया है कि देखो वैसे तो उसके घर पे कोई रहता नहीं है, बाई चांस अगर कोई उपलब्ध हो तो अगर थोड़ा बहुत प्रतिरोध करे तो अपने साथ डंडा लेके जाना। ठीक है, सामान्यता तो इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं क्योंकि उसके घर पे कोई रहता नहीं है, बाई चांस अगर कोई आ जाए उस दिन तो पवन अपने साथ में डंडा लेके गया था। अब वास्तव में यही घटना घटित हो गई कि उनके पिताजी मोनू के उस दिन अचानक से मिल गए और उनने देख लिया पवन को चोरी करते। ठीक है, तो चोरी करके निकल भागते समय पवन ने क्या कर दी, उनमें लाठी मार दी या उनकी टांग तोड़ दी, जो भी, तो आ गया ना निकल के फैक्ट। मैंने तो पर्टिकुलर चीज के लिए बोला था क्योंकि एट ए टाइम कोई भी सिचुएशन घटित हो सकती है, लेकिन मैंने बोल दिया था साथ में लाठी लेके तो चले ही जाना, तो भी भले ही उसके घर पे कोई नहीं रहता। इसका इलस्ट्रेशन दिया होगा और अपन बेहतर तरीके से पढ़ लेते हैं, तो मैं अपने मन से इलस्ट्रेशन बना रहा हूँ। या को गौरवपति कारित करने के लिए खा को का उकसाता है। ठीक है, का किसको उकसा रहा है? खा को। गौरवपति किसकी करनी है? या की। खा उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या को गौरवपति कारित करता है, लेकिन गौरवपति हो गई उसको सामने वाले को, अब गौरवपति हो गई ज्यादा, तो परिणामता क्या निकलता है, बाद में जाके क्या इफेक्ट आता है, या की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि गौरवपति का अधिसंभाव परिणाम मृत्यु हो सकता। या यदि का यह जानता था कि दुष्प्रेरित गौरवपति से मृत्यु कारित होने की संभावना है तो का हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय, क्योंकि गौरवपति का अधिसंभाव परिणाम हत्या हो सकती है। अब मैं ये बचाव नहीं ले सकता कि मैंने तो केवल गौरवपति के लिए बोला था। ये बुक्स में जो इलस्ट्रेशन दिए रहते हैं वही पर्याप्त होते हैं समझने के लिए, वो तो एक्स्ट्रा जितने बनाते जाओ अपन बनाते जाओ। आगे समझना। धारा 54, बस जो बुक्स में जो इलस्ट्रेशन दिए हैं उन पे कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। ठीक है, धारा में जो पर्टिकुलर बताया गया वो उस पर कॉन्सेप्ट मजबूत होना चाहिए। इलस्ट्रेशन तो कई सारे बनते चले जाएंगे, है ना, तो तुम तो अभी अपनी बेसिक्स के लिए कमांड बैक पे कमांड करो टोटल, फिर अपन धीरे धीरे अपने मन से इलस्ट्रेशन बनाया करो, फिर देखा करो कि ये वाली धारा में सही से फिलअप हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ गलती तो नहीं हो रही, चेक कर लिया करो उसे। आप तो इसी बात को पकड़ लो कि ज्यादातर बातें ये क्या कर रहे हैं, अधिसंभाव परिणाम पे चल रही हैं।
ठीक है, ऐसे कोई दूसरे अपराध के लिए दायित्वाधीन नहीं मानना है। धारा 54 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। ठीक है, तो पहले अपन ने कौन सी धारा पढ़ी थी इसके लिए? पुरानी आईपीसी 114। देखो अभी तक जितने ये दुष्प्रेरण की बातें कर रहे हैं, दुष्प्रेरक की कर रहे हैं, दुष्प्रेरित व्यक्ति की कर रहे हैं, अभी तक जितनी घटनाएं घटित हो रही थी इससे पहले, उसमें दुष्प्रेरक घटना स्थल पर या मौके पर उपस्थित नहीं था। ठीक है, अभी तक जितनी पढ़ी अपन ने धारा इस चैप्टर की। अब की बार क्या कंडीशन हो रही है कि दुष्प्रेरक घटना स्थल पर या मौके पर स्वयं उपस्थित है साथ में। किसके होगा साथ में? दुष्प्रेरित व्यक्ति के। अब वो दोनों साथ साथ हैं, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थित होने पर यानी गैर हाजिर होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता, ठीक है, उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जा रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है कि वो घटना स्थल पर मौके पर उपस्थित है। किसके साथ में? दुष्प्रेरित व्यक्ति के साथ में, जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता। ठीक है, दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय कब होता? जब दुष्प्रेरक मौके पर उपस्थित नहीं होता। ठीक है, और वो किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता, परिणाम स्वरूप दुष्प्रेरित व्यक्ति उस अपराध को घटित करता, तब दुष्प्रेरक काय के लिए दंडित किया जाता? दुष्प्रेरण के लिए। अब वो दुष्प्रेरक मौके पर ही पहुंच गया साथ में, ठीक है, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य अपराध किया। अब दुष्प्रेरक वाली सजा नहीं मिलेगी, अब डायरेक्ट मिल जाएगी उसे। नहीं, उसको तो मिलेगी, वो का को बचेगा। ठीक है, दोनों को मिलेगी। ठीक है, जैसा कि भैया एक सरल से एग्जांपल से समझ लेता हूं, सबके डाउट क्लियर हो जाएंगे। मैंने पवन से बोला कि मोनू की हत्या करनी है, ठीक है, और पवन तुमको करनी है। अब मुझे मन में लगा क्या पता पवन मोनू की हत्या कर पाया कि नहीं कर पाया। ठीक है, वैसे मैंने बोला था कि पवन तुमको मोनू की हत्या करनी है। इतने मजे मोनू कोर्ट में आता है सुबह 11:30 बजे एक बैग लेके। ठीक है, उस समय मोनू में गोली मारनी है। अब मैंने पवन को नहीं बताया कि मैं भी साथ में आऊंगा। कंडीशन देखना, मैंने नहीं बोला पवन को मैं भी साथ में आऊंगा, लेकिन मैं भी वहां पहुंच गया और वहीं जाके मेरे ही सामने खड़ा हूं मैं, वहीं साथ साथ ही पवन ने मोनू में गोली मार दी। हो गया क्लियर? नहीं हुआ? घर जाके फिर से पढ़ना तुम। नहीं, नहीं, देखो मानना और ना मानना दो शब्द हैं। ठीक है, सुनो मेरी बात पूरी। गड़बड़ी होती कहाँ है? नहीं नहीं, एक मिनट, बहस नहीं कर रहे अपन, गड़बड़ी नहीं कर रहा है अपन। गड़बड़ी पता क्या कर रहे हैं? जो चीज मानने की होगी ना, इस किताब को लिखने वाला खुद उस चीज को लिखेगा, और जिस चीज को वो नहीं लिख रहा ना, तो उसमें अपने मन की परिकल्पना मत करना। ठीक है, किताब वाला खुद लिख देगा, क्योंकि उसने इतनी छोटे छोटे शब्दों में इतनी आसानी से तुमको समझाने की कोशिश की है, क्योंकि आप भटक ना जाओ, और आप इसके अतिरिक्त दिमाग लगाएंगे तो भटक जाएंगे। ठीक है, तो अपन को क्या करना है? अतिरिक्त दिमाग नहीं लगाना। अतिरिक्त बात आएगी तो वो किताब में लिखेगा, क्योंकि अपन बात काय की कर रहे हैं? बेसिक्स से एकदम क्लियर करने की। एक्स्ट्रा सोचेंगे वहीं से गड़बड़ी हो जाएगी। ठीक है, और इससे अतिरिक्त बात में इसलिए आप लोगों से भी करने के लिए मना कर रहा हूं, क्योंकि मैंने खुद इस चीज का एक्सपीरियंस किया है कि जब ज्यादा हम दिमाग दौड़ाते हैं तो पता है सिलेक्शन करने के लिए, जितने एग्जाम पास करने के लिए जितनी चीजों की आवश्यकता थी, उसने पूछा तो सीधा सीधा है, हमने एक्स्ट्रा दिमाग यहां से लगाया, वहीं से हमने गड़बड़ियां चालू कर दी। ठीक है,
तो अपन को एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं सोचना, भोजन उतना ही करेंगे जितना सामने परोसा जाएगा, उधर नहीं देखेंगे कि कितना बन रहा है। ठीक है, कानून में इतनी सी जरूरत होती है कि अपने दिमाग को एक्स्ट्रा रोकना है, और एक्स्ट्रा कोई बात होगी तो अपने आप सामने आएगी, और यहीं से नहीं आएगी, अपन आगे और पढ़ेंगे ना तो कई सारी चीजों से और क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, तो आप तो ब्रेन वॉश कर लो सारे लोग, अपन ने पहले जो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था उसको दिमाग से हटा दो, जीरो से शुरुआत करनी है, जीरो से ही पढ़ना है, क्योंकि मैं भी तुम लोगों को पढ़ाने आया हूं ना, तो ये सोच के आया हूं कि मैं टोटल जीरो। ठीक है, साथ साथ पढ़ रहे हैं, साथ साथ समझने की कोशिश कर रहे हैं, जितना ये बुक्स बोलती जा रही है उतना अपन दिमाग लगाएंगे, अतिरिक्त नहीं लगाएंगे, ये सारी चीजें घटित होती हैं। हाँ, एक ही दंड मिलेगा। हो गया क्लियर? धारा 55, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रण। अब आपने ऐसे अपराध का दुष्प्रण किया है जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान है। अब बताइए, दंड से संबंधित धाराएं शॉर्ट शॉर्ट में चलेंगी। जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए। ठीक है, मैंने क्या किया था, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी भी अपराध का जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा दी गई है, ऐसे अपराध का मैंने क्या किया, दुष्प्रेरण किया, और ऐसा अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप घटित नहीं हुआ। ठीक है, और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए कोई स्पष्ट उपबंध इस संहिता में नहीं किया गया कि अगर कोई व्यक्ति मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा और अगर अपराध घटित ना हो तो उसके लिए कितनी सजा दी जाएगी, ऐसा पर्टिकुलर धारा में नहीं बताया गया। कौन कौन सी धाराओं में? जिनमें मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा दी गई है, वहां नहीं लिखा है ऐसा, तब कौन सी सजा दें? तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 साल तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा। आपने मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय किसी धारा का क्या किया, अपराध किया है। ठीक है, और वो अपराध घटित नहीं होता तो आपने तो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण किया है, लेकिन परिणाम स्वरूप वो अपराध घटित नहीं हुआ तो आपको क्या सजा दी जाए? ठीक है, तो आपको कितनी सजा दी जाएगी? 7 साल। और यदि कोई ऐसा कार्य किया जाए, कौन सा, जिसमें आपको मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। ठीक है, आपने जिस अपराध का दुष्प्रेरण किया था वो अपराध हो गया अब घटित दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप, तो देखना यहां सजा बढ़ जाएगी। अब कितनी हो सकती है आपको? 14 वर्ष तक की। हो गया क्लियर? एग्जाम्पल पढ़ लो, खाको या की हत्या करने के लिए का उकसाता है। ठीक है, का किसको उकसा रहा है? खाको। काय के लिए उकसा रहा है? या की हत्या करने के लिए। वह अपराध नहीं किया जाता। अब सामने वाले ने क्या किया? उसकी हत्या नहीं की। यदि या की हत्या खा कर देता तो हत्या के लिए क्या सजा दी गई है? पढ़ लेना जाके कि मृत्यु आजीवन कारावास की सजा दी गई है कि नहीं दी गई। तो मृत्यु आजीवन कारावास के दंड से दंडनीय होता। हो गया क्लियर? इसलिए का कारावास से जिसकी अवधि 7 साल तक की हो सकेगी दंडनीय होगा। 7 साल क्यों सजा दे रहे हैं? क्योंकि उसने सामने वाले की हत्या नहीं की। ठीक है, अगर हत्या करता तो हत्या में सजा कितनी दी गई है? मृत्युदंड या आजीवन कारावास। और जुर्माने से भी दंडनीय है। तो जुर्माने से क्यों दंडनीय है? वहां भी मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माना लिखा होगा। ठीक है, वहां जुर्माना लिखा होगा साथ साथ में और करके, तो यहां भी देंगे। हो गया क्लियर? वहां नहीं लिखा होगा तो यहां नहीं देंगे। और यदि दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप या को कोई उपति हो जाती है। अब मैंने बोला था सामने वाले की हत्या करने के लिए। ठीक है, उसने क्या किया? हत्या तो घटित नहीं कर पाया, लेकिन सामने वाले को उपति कारित जरूर कर दी। तो वह कारावास से जिसकी अवधि 14 साल तक की हो सकेगी दंडनीय होगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब सजा कितनी हो जाएगी?
14 साल, क्योंकि सामने वाले को क्या हो गई, उपपत्ति कारित हो गई। ठीक है, हो गया क्लियर। अब हत्या के मामले में सबसे छोटी से छोटी चीज क्या हो सकती है, उपपत्ति तो हो ही सकती है, इससे और ज्यादा छोटा कुछ हो नहीं सकता। आगे समझ में। अब अपन पढ़ेंगे धारा 56। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत है? कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। अभी अपन ने पहले क्या पढ़ा था, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण। अब उन दोनों के अलावा अन्य कंडीशन की बात कर रहे हैं। जो कोई कारावास से दंडनीय अपराध का दुष्प्रेरण करेगा यदि वह अपराध उस दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप न किया जाए। ठीक है, और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता के अधीन कोई स्पष्ट उपबंध नहीं किया गया, तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भी भांति के कारावास से, भांति अपन ने दो पढ़ी थी, कठिन या सादा, ऐसी अवधि के लिए जो अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि की, यानी किसी धारा में क्या है, अधिकतम सजा भी दी होगी और न्यूनतम सजा भी दी है, तो अपन किसकी बात करेंगे, अधिकतम की। दीर्घतम अवधि के 1/4 भाग तक हो सकेगी, तो जो अधिकतम सजा दी हो उसका 1/4 की बात कर रहे हैं। क्या हो गया, या ऐसे जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से दंडित किया जाएगा, और यदि दुष्प्रेरक या दुष्प्रेरित व्यक्ति ऐसा लोक सेवक हो। अब ड्यूटी थोड़ी बढ़ा दी, क्योंकि पब्लिक सर्वेंट को तो खुद अपराध करनी नहीं चाहिए, तो पब्लिक सर्वेंट या तो खुद ही दुष्प्रेरक है या दुष्प्रेरित व्यक्ति है, जिसका कर्तव्य क्या है, ऐसे अपराध के किए जाने को रोकना है। ऐसा कोई पब्लिक सर्वेंट है जिसका काम क्या है, अपराध को रोकना, जैसे पुलिस वाला है, उसका क्या काम होता है कि किसी ऑफेंस को घटित होने से रोकना। अब वो खुद ही दुष्प्रेरक बन जाए या दुष्प्रेरित व्यक्ति हो, तो वह दुष्प्रेरक उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भी भांति के कारावास से जो ऐसी अवधि के लिए जो अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे भाग तक हो सकेगी। अब दंड बढ़ा दिया, उसको क्या कर दिया, आधा कर दिया। यह ऐसे जुर्माने से जो अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से दंडित किया जाएगा। हो गया क्लियर। जब पब्लिक सर्वेंट होगा तो दंड बढ़ा दिया, ने कितना कर दिया, 1/4 कर, नहीं आधा कर दिया, और पब्लिक सर्वेंट के अलावा और कोई व्यक्ति है तो क्या कितना कर दिया, 1/4 कर दिया। पब्लिक सर्वेंट भी सारे पब्लिक सर्वेंट की बात नहीं कर रहे, जिसकी ड्यूटी है अपराध को घटित होने से रोकना। हो गया क्लियर। इलस्ट्रेशन पढ़ लो। मिथ्या साक्ष्य देने के लिए खा को कौन उकसा रहा है, का, या यदि खा मिथ्या साक्ष्य ना भी दे तो भी का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया है और वह तदनुसार दंडनीय है। अब बताओ कितनी सजा मिलेगी, ठीक है, 1/4। अब दूसरा पार्ट पढ़ लो। का एक पुलिस अधिकारी, अब लोक सेवक की बात आ गई, जिसका अपराध घटित होने को रोकने की ड्यूटी है। का एक पुलिस अधिकारी जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना, लूट किए जाने का खुद ही दुष्प्रेरण कर रहा है, वही कह रहा है लूट करने के लिए, या यद्यपि वह लूट ना की जाती, का उस अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे तक हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। और पढ़ लो, एक इलस्ट्रेशन और दिया है। का द्वारा जो एक पुलिस अधिकारी है और जिसका कर्तव्य लूट को रोकना है, उस अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण खा करता है। अब की बार कौन हो गया, पुलिस वाला। पहले कौन था दुष्प्रेरक, इससे पहले एग्जाम्पल में। अब अगले एग्जाम्पल में क्या हो गया है, पुलिस वाला हो गया दुष्प्रेरित व्यक्ति, और कोई प्राइवेट व्यक्ति पुलिस वाले से कह रहा है लूट को करने के लिए। अगला इलस्ट्रेशन जो दिया, या यद्यपि वह लूट ना की जाए, खा लूट के अपराध के लिए उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के आधे से और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। आ गया समझ में, नहीं आया, तुम ही पढ़ो एक बार से। द्वारा जो एक पुलिस अधिकारी, हाँ का खुद ही एक पुलिस अधिकारी, हाँ, का द्वारा जो एक पुलिस अधिकारी जिसका कर्तव्य लूट को निवारित करना, निवारित यानी रोकना, ठीक है, उस अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण खा करता है। खा कर, पुलिस अधिकारी से कोई सामान्य व्यक्ति कर रहा, लूट नहीं की जाती, पुलिस वाले द्वारा लूट नहीं की गई, का लूट के अपराध के लिए, है ना, उपबंधित कारावास की दीर्घतम अवधि के
आदेश से और जुर्माने से भी लड़नी है। मतलब लोक सेवक को भी लोक सेवक नहीं करना। हाँ, सामने तो ठीक है, लोक सेवक को भी नहीं करना। ठीक है, लोक सेवक को भी दुष्प्रेरित नहीं करना, उसको भी नहीं करना। ना तो वो करेगा ना उसको तुम करोगे। हो गया क्लियर? धारा 57 आगे समझ में। लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों द्वारा अपराध किए जाने का दुष्प्रेरण। लोक साधारण में तो ये मान लो कि बहुत जनता है, या 10 से ज्यादा लोगों को आपने क्या किया, किसी अपराध को किए जाने का दुष्प्रेरण किया है। तो जब संख्या क्या हो गई, 10 से ज्यादा की हो, ठीक है, 10 से अधिक होनी चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए, ध्यान रखना इस धारा के लिए। न्यूनतम 10 और 10 से ऊपर चाहे इतने हो जाए, जितनी संख्या बढ़ती जाएगी वो लोक साधारण हो जाएंगे। जो कोई लोक साधारण द्वारा या 10 से अधिक व्यक्तियों की किसी भी संख्या वर्ग द्वारा किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करेगा, वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 साल तक की हो सकेगी और जुर्माने से दंडित किया जाएगा। अब सजा कितनी हो जाएगी, 7 साल तक की और जुर्माना। इलस्ट्रेशन पढ़ लो। का एक लोक स्थान में एक प्ले कार्ड, प्ले कार्ड का मतलब समझते हो, पोस्टर, ठीक है। का एक लोक स्थान में एक प्ले कार्ड चिपकाता है जिसमें एक पंथ को, जिसमें 10 से अधिक सदस्य हैं, एक विरोधी पंथ के सदस्यों पर जबकि वे जुलूस निकालने में लगे हुए हैं, आक्रमण करने के प्रयोजन से किसी निश्चित समय पर और स्थान पर मिलने के लिए उकसाया गया है। का ने इस धारा में परिभाषित अपराध किया। हो गया क्लियर? उसने 10 से ज्यादा व्यक्तियों को उकसाया किसी जुलूस को निकलने से रोकने के लिए। ठीक है, अपन पढ़ेंगे 58। कोई भी लोग सेवा कर सकता है जिसका काम अपराध को रोकना है। अब वो प्रश्न के हिसाब से पता चलेगा कि वो अपराध किस बारे में बात कर रहा है, तो उस अपराध से रिलेटेड ही हाँ, है ना। जैसे अगर स्टूडेंट है तो टीचर चीटिंग वाला लगा देते हैं, ठीक है, हो जाएगा उसमें भी। नहीं मतलब प्रश्न के अनुसार जो अपराध पूछा है उसमें रिलेट होना, उससे रिलेट होना चाहिए। ऐसा ऐसे नहीं किसी में भी रिलेट कर देंगे, प्रश्न के अनुसार। धारा 58 मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छुपाना। परिकल्पना समझते हो? मतलब कि ऐसा कोई अपराध हो सकता है। नहीं, मैं तो परिकल्पना का अर्थ पूछ रहा हूँ तुमसे। कोई है तुम में से बता सकता? कितनी बार पढ़ लिए जो डायरेक्ट अपन लोगों ने, कितनी बार पढ़ लिए? आज तो मैं तुम्हें डांटूंगा अभी। कितनी बार पढ़ लिए? अच्छा ये बताओ, हाथ उठा के बताओ, जो पहली बार पढ़ रहा है वो कौन कौन से हैं जो 2-3 बार पढ़ चुका है पहले? फर्स्ट टाइम हो आप, चलो आपको माफी मिल जाएगी। नहीं नहीं, ये मनगढ़ंत तो काल्पनिक आंसर नहीं चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा। परिकल्पना का क्या अर्थ है ये बताओ। हाँ, ये मोनू का आंसर काफी हद तक सही है कि अपराध करने की योजना। और परिकल्पना कब बन जाएगी? यदि अपराध करने की कोई योजना है वो जिसके बारे में आपको पहले से पता है, अपराध के घटित होने से पूर्व, उस कंडीशन की बात कर रहे हैं। और ऐसी किसी जानकारी को आपने क्या कर लिया है, छुपा लिया। हो गया क्लियर? क्या होता है कि है ना, देखो मैं आप लोगों से कुछ नहीं कह रहा, बस इतना सा कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जो भी है ना, जो शब्द आ रहे हैं जो लीगल, इनको है ना बार बार छोड़ा मत करो कि आज सर से नहीं पूछेंगे कल पूछ लेंगे। वो कल पता है कब भी नहीं आता फिर। इसलिए साथ साथ ही पूछ लेना चाहिए सारी चीजों को, एक एक शब्द का, क्योंकि पूरा खेल शब्दों का ही है ना। तो आप लोग भले ही पूछो चाहे नहीं पूछो, मैं तो लिख के लाता हूँ जिससे आप लोगों में से कोई पूछ सके तो बता तो सकूं, और नहीं भी पूछोगे तो मैं खुद बताऊं, क्योंकि परेशानी अपन एक साथ ही खत्म करना चाहते हैं, बार बार की ना हो। किसी ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना का लोक सेवक द्वारा छुपाया जाना। छुपा कौन रहा है? लोक सेवक, जिसको पता है कि कोई अपराध घटित होने वाला है,
जिसका निवारण करना उसी की ड्यूटी है। ठीक है, ऐसा लोक सेवक किसी अपराध के घटित होने के बारे में जानता है, जानता इसलिए क्योंकि उसी की ड्यूटी है उस अपराध को घटित होने से रोकना, और इस बात को उसने क्या कर लिया, छुपा लिया। यानी एक थाने के पुलिस वाले को, सिपाही को, यह पता चल गई कि उसकी बीट में आज डकैती डलने वाली है। ठीक है, उसी की बीट में जो कोई लोक सेवक होती है उस अपराध का किया जाना जिसका निवारण करना ऐसे लोक सेवक के नाते उसकी ड्यूटी है। छुपा क्यों हो रहा है, सुकर बनाने के हास्य से, उस अपराध के घटित होने को आसान बनाने के लिए, इंटेंशन से यह संभव जानते हुए कि उसके छुपाने के कारण उस अपराध का घटित होना आसान हो जाएगा। यह जानते हुए ऐसे अपराध के किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या लोक द्वारा, ठीक है, किसी कार्य या लोक द्वारा क्या कर रहा है, वो छुपा रहा है। यह विगूढ़न, अब ये आ गया नया शब्द, एमेंडमेंट हुआ है किसमें, बीएनएस में। आप में से कोई है जो विगूढ़न का अर्थ मुझे बता सकता, कोई है? चलो छोड़ो, मैं बता रहा हूं विगूढ़न का क्या अर्थ होता है। एक कोडिंग डिकोडिंग करके कोई भाषा बना दी जो सामान्य भाषा नहीं है। ठीक है, तो उसने क्या कर दिया, कोडिंग डिकोडिंग करके कुछ भाषा बना दी और जिसको सामने वाले को भेज दिया। उस कंडीशन की बात कर रहा है। हाँ, सांकेतिक भाषा कुछ बना दी। ठीक है, कूट लेखन बोल सकते हो इसको, गुप्तीकरण लेख बोल सकते हो, किसी चीज को छुपी हुई भाषा, कूट भाषा बोल सकते हो इसको आप। किसी जानकारी को गुप्त कोड में बदलने की एक प्रोसेस है, किसी भाषा को या जानकारी को गुप्त कोड में बदलने की प्रोसेस है, ताकि जिसे आप मैसेज भेज रहे हो, सामने वाले को सूचना भेज रहे हो, उसके अलावा कोई अन्य व्यक्ति उस कोड को ना पढ़ सके। हो गया क्लियर? प्रच्छन्न मतलब छुपाना, या कोई अन्य सूचना प्रच्छन्न साधन, साधन को मतलब टूल्स। ठीक है, कोई अन्य सूचना प्रच्छन्न साधन के उपयोग द्वारा स्वेच्छा छुपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में ऐसा विश्लेषण करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता। अब हेडलाइन पढ़ लो और इसकी सीधी सीधी अपन सजा पढ़ लेते हैं, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने टॉपिक ऊपर का हेडलाइन आपको समझा दी। यदि ऐसा अपराध कर दिया जाए तब कितनी सजा मिलेगी, दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी। ठीक है, यह जुर्माने से जो उस अपराध के लिए बंधित है या दोनों से दंडित किया जाएगा। जब अपराध घटित हो जाए तब की कंडीशन में कितनी है, आधी। यदि वे अपराध मृत्यु या आजीवन कारावास से दंड नहीं हुआ तो आपको सजा कितनी मिल सकती है, 10 वर्ष तक की। यदि अपराध घटित न किया जाए, अपराध चलो 59 हो गई ना, तो 59 हो जान दो, 58 लौट के कर लेंगे। ठीक है, तो इसी के नीचे तो लिखिए सीधी सीधी। चलो चलो उसको अभी वापस ले लेंगे 58 को। 59 तो आ रही है ना समझ में, 58 भी पढ़ लेंगे। यदि वे अपराध न किया जाए तो वे उस अपराध के लिए बंधित किसी भांति के कारावास से जो दीर्घतम अवधि की 1/4 तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो उस अपराध के लिए बंधित है दंडित किया जाएगा। अब 58 पे वापस छूट गई ना 58। अच्छा, अंदर तो पढ़ा दी है ना, अरे दोबारा पढ़ लो, कहीं भागे तो नहीं जा रहे हैं अपन, यहीं तो बैठे। मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छुपाना। अब ऐसी परिकल्पना को छुपाई जा रही है जो ऐसे अपराध के लिए है जिसमें मृत्यु या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। इसमें लोक सेवक, जो कोई मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का किया जाना आसान बनाने के इंटेंशन से या संभव जानते हुए कि तदत द्वारा आसान बनाएगा, यह जानते हुए ऐसे अपराध किए जाने की परिकल्पना के अस्तित्व को छुपा कैसे रहा है, किसी कार्य या लोप द्वारा।
या विगूढ़न द्वारा या किसी अन्य सूचना प्रच्छन्न साधन के उपयोग द्वारा स्वेच्छा छिपाएगा या ऐसी परिकल्पना के बारे में विपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता। झूठ बोल देगा आपसे किसी चीज को, लेकिन उसका मेन इंटेंशन क्या है? परिकल्पना को छुपाना, जिससे कि है ना आपको ये पता ना चल, किसी को ये पहले से पता चल गया कि कोई अपराध घटित होने वाला है, तो आप क्या कर लोगे? उसका निवारण कर लोगे ना उस अपराध के घटित होने का। तो आप ऐसा छुपा कैसे रहे हो? किसी कार्य या अवैध लोभ के माध्यम से, ताकि वे अपराध आसानी से घटित हो सके। और अपराध कैसा होना चाहिए? जिसमें मृत्यु या जीवन कारावास की सजा हो सकती है। यदि ऐसा अपराध घटित हो जाए तो वह दोनों में से किसी भी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 7 साल तक की हो सकेगी। ठीक है। यदि अपराध घटित ना हो तब कितनी सजा मिलेगी? 3 साल तक। इलस्ट्रेशन पढ़ लो इसका और क्लियर हो जाएगा। का यह जानते हुए कि खा स्थान में डकैती पड़ने वाली है, अभी डकैती हुई नहीं है, उसको इस बात की जानकारी है कि खा नामक किसी स्थान पर या किसी कॉलोनी में डकैती होने वाली है। मजिस्ट्रेट को यह मिथ्या इत्तला देता है कि डकैती गा स्थान पर जो उसके विपरीत दिशा में किसी दूसरी कॉलोनी में पड़ने वाली है। उसको पता है सही बात कि डकैती का पड़ने वाली है, सीताराम कॉलोनी में पड़ने वाली है। अब वो क्या कह रहा है? नहीं साहब, मजिस्ट्रेट साहब, डकैती तो बुल्लनपुरा में होने वाली है। वो कंडीशन है, आगे समझ में। और इस इंटेंशन से एतद द्वारा उस अपराध का किया जाना सुकर बनाए मजिस्ट्रेट साहब को क्या कर देता है? भुलावे में डाल देता है। डकैती परिकल्पना के अनुसरण में खा स्थान पर ही घटित होती है। डकैती सीताराम कॉलोनी में ही होती है। और जज साहब और पूरा प्रशासन कहाँ लगा रहा है डकैती के चक्कर में? बुल्लनपुरा में। का इस धारा के अधीन दंडनीय है। हो गया आप क्लियर अच्छे से? डाउट है किसी को? अब 59 एक बार फिर पढ़ाऊं क्या? उसमें केवल लोक सेवक हो जाता है, इसमें सामान्य बात कर रहे हैं, केवल दंड बढ़ जाएगा। आगे समझ में? इसका इलस्ट्रेशन नहीं पढ़ा है मैंने, 59 का पढ़ा दिया क्या? नहीं पढ़ा है ना? इलस्ट्रेशन पढ़ लो तो अभी वाली और पूरी बात है जाएगी। देखो, का एक पुलिस अधिकारी, का कौन है? एक पुलिस अधिकारी। हो गया लोक सेवक। ठीक है। अब बिना लोक सेवक वाला पढ़ लिया था, अब एक एग्जाम्पल अपन लोक सेवक वाला देख रहे हैं। बिना लोक सेवक वाला एग्जाम्पल कहाँ दिया है? 58 में दिया है। लोक सेवक वाला कहाँ दिया है? 59 में दिया है। ठीक है। तो लोक सेवक है तो सजा पड़ गई होगी, और क्या अंतर आएगा? देख लेते हैं। का एक पुलिस अधिकारी लूट किए जाने से संबंधित सब परिकल्पनाओं की जो उसे ज्ञात है, यानी पता है पहले से। किसको पता है? का को। तो का कौन है? पुलिस अधिकारी है। इत्तला देने के लिए वैध रूप से आबद्ध होती हुए, तो उसकी ड्यूटी थी कि वो थाना प्रभारी को इस बारे में सूचना दे। ठीक है। या अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे। और यह जानते हुए कि खा लूट करने की परिकल्पना बना रहा है। अब खा नामक व्यक्ति क्या करने वाला है? लूट। इसकी जानकारी का नामक पुलिस वाले को है, और ये भी पता है कि ये लूट किस जगह होने वाली है। उस अपराध के किए जाने को आसान बनाने के इंटेंशन से ऐसी सूचना देने का लोभ करता है, छुपा लेता है वो वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना देना। या का ने खा की परिकल्पना के अस्तित्व को एक अवैध लोभ द्वारा छुपाया है, तो उसकी ड्यूटी थी कि वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दे, थाना प्रभारी को सूचना दे। तो उसने लूट को आसान बनाने के लिए उस सूचना को क्या कर लिया? छुपा लिया। और वह इस धारा के उपबंध के अनुसार दंडनीय। आगे समझ में अच्छे से? अब अपन पढ़ेंगे धारा 60। ठीक है। कारावास से दंडनीय अपराध करने की परिकल्पना को छुपाना। अब केवल हेडलाइन पढ़ो और सीधा दंड पढ़ो। जो कोई इस अपराध का किए जाना जो कारावास से दंडनीय आसान बनाने के इंटेंशन से या संभावता तदत द्वारा आसान बनाएगा, यह जानते हुए ऐसे अपराध के करने की परिकल्पना के अस्तित्व को किसी कार्य या अवैध लोभ द्वारा स्वेच्छा छुपाएगा, यह ऐसी परिकल्पना के बारे में झूठा विपदेशन करेगा जिसका मिथ्या होना वह जानता है। यदि ऐसा अपराध घटित हो जाए तो वह उस अपराध के लिए उपबंधित दीर्घतम अवधि के 1/4 तक के दंड से दंडित
किया जाएगा। और यदि अपराध घटित ना हो तो 8वें भाग तक के लिए 1 का 1/8 कर देंगे। हो गया क्लियर? तो बड़े अपराध के लिए बड़ा दंड, छोटे अपराध के लिए छोटा दंड। हो गया क्लियर? अब अपन पढ़ेंगे आपराधिक षड्यंत्र के विषय में। ठीक है, अपन ने जो पहले पढ़ा था वो क्या पढ़ा था? षड्यंत्र, जो दुष्प्रेरण का हिस्सा था। तो अपन ने दुष्प्रेरण 3 तरह का पढ़ा था। 3 तरीके से हो सकता है, उकसाकर, षड्यंत्र द्वारा या सहायता द्वारा। अब दोनों का अपन अंतर देखना, क्या अंतर निकल के आ रहा है दोनों में। आपराधिक षड्यंत्र के विषय में कौन सी धारा है बहुत महत्वपूर्ण है? धारा 61। अभी मैं चटवा दूंगा, ये कई सारी धाराएं कोई मतलब की नहीं है, काम की है ना। उपधारा 1 क्या कह रही है इसकी? जब 2 या अधिक व्यक्ति, तो आपराधिक षड्यंत्र के लिए कितने व्यक्ति होना चाहिए? 2 या अधिक। क्या एक व्यक्ति आपराधिक षड्यंत्र कर सकता है? नहीं कर सकता। 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। ठीक है, अब ये 2 या अधिक व्यक्ति करने क्या जा रहे हैं? कोई अवैध कार्य। अवैध का मतलब समझ लो कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं, ऐसा गलत कार्य जो अपराध हो। कोई अवैध कार्य या कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है, कानून ने उसको गलत नहीं बताया, लेकिन कर कैसे रहे हो? अवैध साधनों द्वारा। अब कार्य तो अवैध नहीं है दूसरी कंडीशन में, लेकिन आपके साधन क्या है? अवैध। हो गया क्लियर? तो 2 या अधिक व्यक्ति या तो कोई अवैध कार्य कर रहे हो या कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं जो वैध नहीं है, लेकिन उसे आप अवैध साधनों द्वारा कर रहे हो, या करवाने के लिए खुद करो या किसी से करवाओ। सामान्य उद्देश्य के साथ सहमत होते हैं। तो उस अवैध कार्य को करने के लिए 2 या अधिक व्यक्ति सामान्य उद्देश्य के साथ आपस में क्या हो जाते हैं? सहमत हो जाते हैं। अब ये बताओ कि यहां सामान्य आशय क्यों नहीं लिखा? यहां सामान्य उद्देश्य क्यों लिखा, सामान्य आशय क्यों नहीं लिखा? अरे ऐसा तो ही ना, षड्यंत्र में सामान्य आशय भी लिख सकते हैं। ऐसे ही प्रश्न अपने आप से देखो पूछा करो, मैं तुमको यही सिखाने बैठा हूं। अरे नहीं यार, कथा नहीं कर रहा है अपन। ठीक है, अब मैं बता देता हूं। 2 या अधिक व्यक्ति, अब अधिक के लिए उनने कह दिया वो 5 से ज्यादा वाली स्थिति चली गई। ठीक है, तो अब दिक्कत वाली बात हो जाती। तो उनने ऊपर की संख्या तो कह दी चाहे इतनी हो जाए, तो उनने इसलिए सीधा सीधा क्या कर दिया? सामान्य उद्देश्य बोल दिया। ठीक है, नहीं तो फिर क्या हो जाएगा? फिर 5 से ज्यादा ऊपर चली जाएगी तो फिर तुम कहोगे ये तो सामान्य उद्देश्य हो गई। तो उनने एक ही सीधा सीधा बढ़ दे दिया, करवाने के लिए सामान्य उद्देश्य के साथ सहमत होते हैं, तो दोनों का उद्देश्य सामान्य। आगे समझ में? तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। ठीक है, अभी जैसे कि अपन में से एक स्टूडेंट पूछ रहा था कि सामान्य आशय क्यों नहीं लिखा और सामान्य आशय होना चाहिए था। तो देखो अब लिख दिया ना, अब लिखा है ना, तो उनको अगर लिखना होता तो पहले भी लिख देते ना। सही और उसमें ऐसा था, उसका मतलब ये कि वो ना अधिकतर मतलब सबके सुनने पर अधिकतर वो चल संपत्ति के लिए उपयोग किया जाता है। मतलब उसकी जब जब्त होती है उसके लिए अधिकतर वो नाम वो शब्द का उपयोग किया जाता है। चलो फिर बताऊंगा अभी आगे। तब ऐसी सहमति आपराधिक षड्यंत्र कहलाती है। अब देखो 2 या अधिक व्यक्ति किस चीज के लिए सहमत हो रहे हैं? किसी अवैध कार्य को करने के लिए या किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जो अवैध नहीं है, लेकिन उसे अवैध साधनों द्वारा करने के लिए। और दोनों का उद्देश्य कैसा होना चाहिए? सामान्य उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, परंतु दिया है इसमें, एक रुकावट डाल दी। ठीक है, परंतु यहां भी आया तो समझ लेना, वो पढ़ते थे ना पहले चैनल में, रुकावट के लिए खेद है, वो मच्छर आने लगते थे एकदम से टीवी में, तो ये मच्छर ही होते हैं, ध्यान रखना। ये परंतु कौन है? रुकावट के लिए खेद है।
क्या खेद है अपन देखेंगे। किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय, सिवाय के मतलब इसके अलावा या इसको छोड़कर, किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी। तो किसी अवैध कार्य को करने की सहमति तो पहली बार में ही आपराधिक षड्यंत्र हो जाएगी, क्योंकि किसी अपराध को करने की सहमति है। अब किसी अपराध को करने की सहमति के अलावा वाली कंडीशन कौन सी है, तो वो सेकंड पार्ट दिया ना, कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है। ठीक है, तो वो कार्य अवैध तो नहीं है, यानी अपराध तो नहीं है, लेकिन कर कैसे रहे हो, अवैध साधनों द्वारा। अब ये दूसरे पार्ट की बात करेंगे। कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न होगी जब तक कि सहमति के अलावा, सहमति अकेली पर्याप्त नहीं है उस कंडीशन में, कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता। तो कोई कार्य लोप घटित होना जरूरी होगा सेकंड पार्ट में। दो व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए सहमत हुए या दो से ज्यादा सहमत हुए, हो गया आपराधिक षड्यंत्र। अब कार्य के घटित होने की कोई जरूरत नहीं है, हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो कोई बात नहीं। अब एक दूसरी कंडीशन, दो या अधिक व्यक्ति कोई ऐसा कार्य करने के लिए सहमत हुए हैं जो कार्य अवैध नहीं है, लेकिन कर कैसे रहे हैं, अवैध साधनों द्वारा। उस कंडीशन में कार्य या लोप घटित होना जरूरी होगा। ठीक है, और डायरेक्ट अवैध कार्य है तो सहमति पर्याप्त है। हो गया क्लियर, कोई डाउट है? अब देखो भैया, दो व्यक्ति किसी अपराध को करने के लिए सहमत हुए हैं तो ये हो गया आपराधिक षड्यंत्र। ठीक है, अब कोई ऐसा कार्य है जो अपराध नहीं है, लेकिन उसे कर कैसे रहे हो, अवैध साधनों के द्वारा। ठीक है, अब उस कंडीशन में आपराधिक षड्यंत्र कैसे पता चलेगी हुआ कि नहीं है, तो उस वाले मामले में जो सेकंड वाला मामला है उसमें कोई कार्य लोप घटित होना जरूरी है। और अपन ने दुष्प्रेरण वाला पढ़ा था षड्यंत्र, उसमें तो हर मामले में कार्य लोप घटित होना जरूरी था, सहमति अकेले से काम नहीं चलेगा। वहां आ गया दोनों में अंतर, अब तो नहीं करोगे कंफ्यूज। चलो स्पष्टीकरण देख लेते हैं। देखो मैं तो है ना, अभी ये किताब है ना अपने आप तुमको बार बार समझाएगी, कई बार समझाएगी। देखो अभी खत्म नहीं हुई धारा, उनको मालूम है कि अभी दिमाग में प्रॉपर इंसर्ट नहीं हुई, तो इनने स्पष्टीकरण दिया। यह तत्वहीन है, तत्वहीन का मतलब है महत्वहीन है, कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का चरम, चरम का मतलब समझ लो परम, श्रेष्ठ। यह महत्वहीन है कि अवैध कार्य ऐसी सहमति का परम उद्देश्य है या उस उद्देश्य का आनुषंगिक मात्र है, यानी छोटा सा भाग है। ठीक है, इससे कुछ मतलब नहीं है कि आप चरम उद्देश्य को प्राप्त कर पाए या उसके छोटे से भाग को प्राप्त कर पाए। आपने सहमति कर ली ना अवैध कार्य की, हो गया आपराधिक षड्यंत्र। ठीक है, अब इसकी उपधारा दो क्या कह रही है, जो कोई मृत्यु, आजीवन कारावास या 2 साल या उससे अधिक अवधि के कठिन कारावास से दंडनीय अपराध करने के आपराधिक षड्यंत्र में शरीक होगा। ये शरीक का मतलब पता है, शामिल होगा। अब अपराध कैसा होना चाहिए, मिनिमम 2 साल की सजा हो, उससे ऊपर चाहे इतनी हो। ठीक है, 2 की हो, 3 की हो, 4 की हो, 5 की हो, मृत्यु की हो, आजीवन कारावास की हो, 2 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि ऐसे षड्यंत्र के दंड के लिए संहिता में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया कि ऐसे षड्यंत्र के लिए, आपराधिक षड्यंत्र के लिए कितनी सजा दी जाए, ऐसा स्पष्टता उस धारा में नहीं लिखा, तो वह उसी प्रकार दंडित किया जाएगा मानो उसने ऐसे अपराध का दुष्प्रेरण किया। तो दुष्प्रेरण के लिए जो सजा मिलती, भाई आपराधिक षड्यंत्र के लिए सजा मिलेगी। हो गया, आती है ये ओटी, कितनी सजा देंगे, तो ऐसी की ऐसी पूछेगा वो जो दुष्प्रेरण के लिए मिलती। ठीक है, अब अगली कंडीशन, पूर्वोक्त रूप से, यानी जो पहले बता दिया गया उसी रूप की बात कर रहे हैं। पूर्वोक्त रूप से दंडनीय अपराध को करने के आपराधिक षड्यंत्र से भिन्न। अब ये किस कंडीशन की बात कर रहे हैं, 2 साल से कम वाले मामलों की। 2 साल से ज्यादा वाले तो ऊपर बता दिए उनने कि वही सजा दे देना
जो दुष्प्रण के लिए मिलती है। अब कंडीशन है 2 साल से कम वाले मामलों की। किसी आपराधिक षड्यंत्र में शामिल होगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 6 माह से अधिक की नहीं होगी। तो अधिकतम सजा कितनी है? 6 माह तक। ठीक है, यह जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। आ गया समझ में अच्छे से? अब देखो ये प्रयत्न के विषय में आ गए। पहले अपन प्रयत्न के विषय में एक ही धारा थी, पीछे जाके 511। अब 511 सीधी काय में पहुंच गई? 62 में। ठीक है, तो इस चैप्टर में 3 चीजों की बात कर ली इन्हें, दुष्प्रेरण की, आपराधिक षड्यंत्र की और प्रयत्न की। यही चैप्टर का नाम था। तो इसकी सबसे अंतिम धारा इस चैप्टर की काय के बारे में बात कर रही है? प्रयत्न के विषय में। ठीक है, और अंतिम धारा से थोड़ी सी ऊपर वाली धारा यानी सेकंड लास्ट ही बोलेंगे ना इसे, वो काय की बात करती है? आपराधिक षड्यंत्र की बात करती है। और इससे ऊपर की जितनी धाराएं जहां से स्टार्ट हुआ है चैप्टर, वो काय की बात करती हैं? अब हो गया याद करने का टेक्निक। ठीक है, केवल धारा का चैप्टर कहां से कहां तक दिया है ये याद करना है। अब ये तो याद ही नहीं करना हमको कि है ना आज ही प्रयत्न काय में दिया है, तो हमको पता है कि लास्ट धारा है इस चैप्टर की। इससे सेकंड लास्ट कौन सी है? आपराधिक षड्यंत्र की है। बाकी की कौन सी है? दुष्प्रेरण की है। तो ऐसे चीजें याद रहेंगी दिमाग में और लंबे समय तक टिकेंगी। तो टेक्निक बनाओ अपनी, खुद निजात करो। जैसे मैं अभी बैठे बैठे बना रहा हूँ ये सारी टेक्निक, तो पढ़ते पढ़ते अपनी टेक्निक बनाओ जिससे तुमको चीजें लंबे समय तक याद रहें। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक बनाया करो। अब धारा 62 आजीवन कारावास या अन्य कारावास से दंडनीय अपराधों को करने के प्रयत्नों के लिए दंड। अब 2 तरीके की बात कर रहे हैं, या तो आजीवन कारावास वाला मामला है या अन्य कारावास, आजीवन कारावास के अलावा कोई अन्य। जो कोई इस संहिता द्वारा आजीवन कारावास से या कारावास से दंडनीय अपराध करने का, अब कोई ऐसा अपराध है जिसमें आजीवन कारावास की सजा दे दी गई हो या कारावास की सजा दी गई हो, कारावास की कोई भी सजा हो, या ऐसा अपराध कारित किए जाने का प्रयत्न करेगा, अटेम्प्ट कर रहा है। काय का अटेम्प्ट कर रहा है? आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय किसी अपराध को करने का, और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की दिशा में कोई कार्य करेगा। ठीक है, अपराध को घटित करने के लिए, जहां की ऐसे प्रयत्न के दंड के लिए कोई अभिव्यक्त उपबंध इस संहिता द्वारा नहीं किया गया कि प्रयत्न के लिए कितनी सजा दी जाए, ऐसा किसी धारा में नहीं लिखा, तब हम कौन सी सजा दें? वहां वह उस अपराध के लिए उपबंधित किसी भी भांति के कारावास से उस अवधि के लिए, जो उस अपराध में लिखा हो कौन सी भांति का होगा वैसी ही भांति जहां होगी, उस अवधि के लिए जो यथास्थिति आजीवन कारावास से आधे तक की। तो आजीवन कारावास के अपराध का आपने प्रयत्न किया है तो इसके लिए आपको कितनी सजा मिलेगी? आजीवन कारावास से आधे तक की। अब आजीवन कारावास के लिए क्या उम्र कैलकुलेट करोगे? तो अपन ने एक धारा पढ़ी थी, दंडा विधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को 20 वर्ष के कारावास के समतुल्य गिना जाएगा, ये लिखा था ना। ठीक है, तो 20 में भाग दे देंगे, तो 20 का आधा कितना हो गया? 10। या उस अपराध के लिए उपबंधित, अब आजीवन कारावास के अलावा और कोई कंडीशन है। अब कोई ऐसा अपराध है जिसमें न्यूनतम सजा भी लिखी है, अधिकतम भी लिखी है। अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये बताओ कि न्यूनतम में भाग दें कि अधिकतम में भाग दें, तो अधिकतम में भाग देना। ठीक है, उपबंधित दीर्घतम अवधि के आधे तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो उस अपराध के लिए उपबंधित है या दोनों से दंडित किया जाएगा। अभी तो मोटा मोटा दिमाग में ये बैठा लो कि आधी देनी है। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आधा प्रयत्न मतलब आधा, तो आधे में आधी, और पूरा हो जाएगा तो पूरा ही हो जाएगा, तो पूरे में पूरी। ठीक है, सिंपल सी ट्रिक बना लो, पूरे में पूरी आधे में आधी। ठीक है, अब एग्जाम्पल पढ़ लो। मैं पता है ऐसे ही है ना, खुद पढ़ता था बैठा बैठा, और ऐसी खुद की ट्रिकें बनाना, खुद से ही बातें करना, खुद से ही एग्जाम्पल बना लेना, तो चीजें पता कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाती हैं, चीजें याद होती हैं। ऐसे खुद से बना ली अगर अपनी अपनी ट्रिकें,
का एक संदूक तोड़कर खोलता। संदूक तो समझते हो कि नहीं? बक्सा। अपने पास कोई है नहीं है इसमें, ठीक है। पहले संदूक अपन ने पुरानी मूवी में देखते थे, वो हीरे जवाहरात रखते थे। हाँ, फिर बाद में तिजोरी चल गई, अब अलमारी चल गई, ठीक है। तो नई नई चीज आती जा रही है, लॉकर चल गए। का एक संदूक तोड़कर खोलता है, तो उसने क्या किया, संदूक का ताला तोड़ दिया और उसमें से कुछ आभूषण चुराने का प्रयत्न करता। प्रयत्न कर रहा है, अभी चुरा नहीं पाया है, ठीक है, चुराने का प्रयत्न कर रहा। संदूक इस प्रकार खोलने के पश्चात उसे पता चलता है कि उसमें कोई आभूषण नहीं है। अब ये हो गई हिट। उसने दिमाग लगाया कि संदूक में बहुत सारे हीरे जवाहरात रखे हैं, क्योंकि लग रहा है संदूक कोई पुराना, और मकान की बढ़िया उसमें आले में जाके और पर्दे वर्दे लगा के बड़ा तरीके से दुका के रख रखा है। चोर ने सोचा कि इसमें बहुत माल मिलेगा, और उसने मेहनत करके जैसे तैसे आरी से ताला वाला काटा होगा और जैसे तैसे संदूक तोड़ा, उसमें नहीं मिला कुछ। उसने चोरी करने की दिशा में कार्य किया, ठीक है, और इसलिए वह इस धारा के अधीन दोषी, क्योंकि चोरी करने के लिए जितने प्रयास किए जा सकते थे उसने सारे कर लिए। हो गया, अपनी तरफ से कोई काम नहीं बचा। तो प्रयत्न को यही समझना, तुम अपनी तरफ से सारे प्रयास कर चुके हो और फिर भी सफल ना हो पाओ, उसको बोलते हैं प्रयत्न। इसको नहीं बोलते कि सर हम परीक्षा का फॉर्म भरे आए थे, हमने प्रयत्न तो किया था। तो ये परीक्षा का फॉर्म तैयारी अकेली है, ठीक है। हम तो साहब 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, काहे की, सिविल जज बनने की, और साहब हम हर साल फॉर्म भर के आते हैं, लेकिन भगवान हमारी किस्मत खराब है, सिलेक्शन नहीं होता। तो भैया फॉर्म भरना प्रयत्न नहीं है, ठीक है। प्रयत्न तो उसे कहते हैं कि तुमने पूरी मेहनत से तैयारी करी, एग्जाम भी बहुत बढ़िया से बढ़िया अपनी ओर से जितना कर सकते थे पूरा एफर्ट लगाया, फिर तुम असफल हुए, तो इसको बोलते हैं अटेम्प्ट। तो आपसे पूछा जाता है ना कई बार इंटरव्यू में, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट है, इसलिए पूछा जाता। तो ये मत कह देना जब इंटरव्यू में पूछे ये कौन सा अटेम्प्ट है, तो साहब 12वां है, कि कैसे, मैंने 12 बार फॉर्म भरा है, ठीक है। हो गया क्लियर? अब एक इलस्ट्रेशन और पढ़ लो। का या की जेब में हाथ डालकर या की जेब से चुराने का प्रयत्न करता, ठीक है। अब जेब से क्या चुरा रहा होगा, या तो पर्स या जो भी मिल जाए, या कि जेब में कुछ ना होने के परिणाम स्वरूप का अपने प्रयत्न में असफल रहता। अब उसकी जेब थी खाली, उसने तो हाथ डाल दिया बेचारे ने, अब नहीं मिला कुछ, तो वो बोलेगा भाग्य ही खराब है। का इस धारा के अधीन दोषी है। हो गया यहां तक अपना चैप्टर। अब अपन